तो सोर्सेज की बात हो रही थी कि जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करना है, लगाना है पदों पर, तो उसके सोर्स क्या होंगे, वो लोग हमें कहाँ से अवेलेबल होंगे। तो उसके दो सोर्स थे, पहला क्या था इंटरनल और दूसरा क्या था एक्सटर्नल। तो इंटरनल सोर्स वो थे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो लोग काम कर रहे हैं पहले से ही, उन्हीं में से उनको प्रमोट करके, ट्रांसफर करके, ठीक है, और इन तरीकों से क्या कर लिया जाता था, अपने जो वो है उसको पद को भर दिया जाता था। तो अब एक्सटर्नल में क्या होता है, ये जो लोग हैं, एक्सटर्नल जो सोर्स है, इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ये व्यक्ति अवेलेबल होते हैं, ठीक है, बाहर से उपलब्ध होंगे हमें ये। तो एक्सटर्नल सोर्स क्या होते हैं, इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज, अपनी वैकेंसीज को फिल करने के लिए फ्रॉम कैंडिडेट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से इन व्यक्तियों को चुना जाना होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोग हैं, इनको बोला जाता है कि आप एप्लीकेशन फिल करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन पदों के लिए, इन पोस्ट के लिए भेजें। एक्सटर्नल सोर्सेज आर मोस्टली यूज्ड फॉर फिलिंग वैकेंसीज इन द लोअर रैंक्स। जो लोअर रैंक्स होते हैं उनके लिए ज्यादातर ये मतलब यूज किया जाता है। जैसे जो स्पेशल कैटेगरी, समटाइम्स दिस सोर्सेज इज आल्सो टैप्ड टू फिल स्पेशल कैटेगरी, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट्स। तो ये कह रहा है भाई, जो लोअर रैंक के एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो मशीनी तौर पे काम करते हैं, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, लगभग उनकी पोस्ट जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से भरी जाती है। एक्सटर्नल बाहर से लोगों को लिया जाता है लोअर कैटेगरी की पोस्ट के लिए। और कई बार थोड़ी अपर उसके लिए भी, जैसे इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके लिए भी ले लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर एक्सटर्नल सोर्सेज को ही लोअर कैटेगरी के लिए यूज किया जाता है। It is the endeavor of every employer to select the best person from among the large number of candidates interviewed. अब ये जो एम्प्लॉयर कौन होता है, जो एम्प्लॉय को चुनता है, ठीक है, जैसे मुझे जॉब मिली तो जिसने मुझे जॉब दी, जिसने मेरा इंटरव्यू सब कुछ लिया, वो कौन हो गया, एम्प्लॉयर। मैं क्या होगी, एम्प्लॉय। तो जो एम्प्लॉयर है, जब वो चुनाव कर रहा है, जब वो लोगों में से छांट रहा है कि मुझे किस व्यक्ति को इस जॉब के लिए लगाना है, तो वो क्या करता है, जितने लोगों का इंटरव्यू उसने लिया है उसमें से बेस्ट व्यक्ति को ही चुना जाए, ये कोशिश की जाती है, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपकी उसमें तो था इंटरनल में ट्रांसफर होगी, ठीक है, और वो हो गया ले ऑफ था, मतलब कुछ समय के लिए व्यक्ति को काम से अलग कर दिया। तो दो तीन सोर्स थे वहां पर आपने जो पढ़े। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो जब कोई पोस्ट वैकेंट होती है कहीं पर, तो ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंट पोस्ट इज पेस्टेड ऑन बोर्ड्स प्लेस्ड एट इंपॉर्टेंट प्लेसेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बोर्ड आदि लगे होते हैं ना, तो वहां पर ये पेस्ट कर दी जाती है, सूचना चिपका दी जाती है कि भाई ये वाली पोस्ट वैकेंट है, तो यहाँ इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सच इन्फॉर्मेशन इज यूजुअली डिस्प्लेड एट द वर्कशॉप ऑफिस, फैक्ट्री गेट। क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पर है माना जा रहा है इसको, तो बाहर से ही तो लोगों को पता चलना चाहिए। तो फैक्ट्री के गेट पर ये सूचना लगी होती है, भी आज में 50 वर्कर चाहिए, आज में 10 वर्कर चाहिए मशीनों पे काम करने के लिए। तो या तो ये वर्कशॉप पे या किसी ऑफिस में या फिर फैक्ट्री के गेट पर ये ऐसी इंफॉर्मेशन लगाई जाती है जिससे लोगों को पता चले कि यहाँ पोस्ट वैकेंट है, हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दीज जॉब्स अप्लाई फॉर देम। जो लोग इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज मेंट ओनली फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। आपको बताया कि जो एक्सटर्नल सोर्स है वो ज्यादातर लोअर लेवल की जो वैकेंसी होती है। लोअर लेवल की वैकेंसी किसको बोला जाता है, जहां पर स्किल होता है कि आपके अंदर किसी काम को करने का कौशल या कुशलता। जैसे कोई व्यक्ति कंप्यूटर चलाता है तो उसकी स्पीड बड़ी अच्छी है, तो उसको क्या कहा जाएगा कि ये इसके अंदर स्किल है किसी काम को करने की। अनस्किल्ड, जिसके अंदर कुशलता नहीं है, कौशल नहीं है उस काम को करने का। अब एक छोटी 5th क्लास के बच्चे से, छोटे बच्चे से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसको कंप्यूटर बहुत अच्छे से चलाना आता होगा, वर्ड एक्सेल की या इस तरह की जानकारी टेक्निकल उसको होगी, थोड़ा बहुत चला लेगा वो। तो अनस्किल्ड क्या होता है, जिसके अंदर वो किसी भी काम को करने की कुशलता की जरूरत ना हो। एक मशीन पर जब व्यक्ति काम करता है, कोई एम्प्लॉई, तो उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। एक मैनेजर की पोस्ट है, वहां पर उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड और काफी नॉलेज उसको होनी चाहिए।
तो जो मशीनों पे काम करने वाली लेबर है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी उसकी होने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या कहलाती है, अनस्किल्ड वर्कर। उनके अंदर हमें सिर्फ फिजिकली वर्क कराना है उनसे, मेंटली कोई वर्क, उनका दिमागी काम उनका कोई भी बहुत ज्यादा सा नहीं होता। दे आर कॉल्ड कैजुअल लेबरर्स, इनको कैजुअल लेबरर्स बोला जाता है। दे आर पेड वेजेस ऑन डेली बेसिस, इनको क्या है, डेली, इन्होंने डेली काम किया और इनको क्या दे दी जाती है, वेजेस, डेली बेसिस पर इनको मजदूरी दी जाती है। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एन एडवर्टाइजमेंट, इसमें एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। फैक्ट्री के गेट पे वो सूचना चिपका दी और उनको लेबरर जो होते हैं उनको पता होता है कि हमें कहाँ से ये सूचना मिलेगी पोस्ट की, तो वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ये आ जाता है। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, in many reputed firm organizations some really talented and brilliant people continue sending their applications। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी वो गेन कर ली है, उन्होंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर वो अपना रिज्यूमे, अपना सीवी जो है वो दे आते हैं, चाहे वहां पर पोस्ट वैकेंट है या नहीं है। उसको ये उम्मीद है अभी जब भी आगे कभी वैकेंसी होगी तो मुझे बुला लिया जाएगा। तो वो अपनी एप्लीकेशन टाइम टू टाइम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में दे आते हैं, चाहे वहां पर पोस्ट अभी वैकेंट नहीं है तो फ्यूचर में हो सकती है, जब फ्यूचर में वैकेंट होगी तो उसको बुला लिया जाएगा। दे मे कम अक्रॉस अपॉर्चुनिटी फॉर अपॉइंटमेंट, अ वेटिंग लिस्ट ऑफ सच पीपल इज प्रिपेयर्ड। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लिस्ट, ये जितनी एप्लीकेशन इस तरह की आती है वो एक लिस्ट बना लेते हैं, और जब भी कभी वैकेंसी फिल करनी होती है, कोई पोस्ट वैकेंट हो जाती है रिटायरमेंट से या किसी भी वजह से कोई वैकेंसी सीट वैकेंट हो जाती है, तो इन लोगों को, जिन्होंने अपना रिज्यूमे, जिन्होंने अपना सीवी भेजा था ऑर्गेनाइजेशन में, इनको क्या है, इनको कॉल कर ली जाती है। तो ये क्या कहलाता है, कैजुअल कॉलर्स। नेक्स्ट है मीडिया एडवर्टाइजिंग। आप जानते हैं कि मीडिया के माध्यम से लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती है, तो एडवर्टाइजमेंट निकाल दी जाती है न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, मैगजीन्स में, और आजकल तो ये तो पुराने माध्यम हो गए कि चलो टीवी के माध्यम से, तो फिर अब ये न्यूज़पेपर टीवी का जो है ना, ये बहुत पुराना एक वो हो गया है। हालांकि अभी भी होता है, इनमें भी वैकेंसी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो निकाली जाती है, लेकिन जो मीडिया है वो एक बहुत बड़ा रोल आज के टाइम पर एडवर्टाइजिंग के लिए अपना रोल प्ले करता है। कोई भी वैकेंसी होती है तो उसमें वेबसाइट पे डाल दी जाती है, तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो फिर वेबसाइट चेक करके देख लेते हैं कि कहाँ कौन सी पोस्ट वैकेंट है और वो उसके लिए अप्लाई कर देते हैं। तो ये है एडवर्टाइजिंग मीडिया के थ्रू। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट वैकेंट है वो मीडिया पे अपनी एडवर्टाइजिंग डाल देंगे, जो भी क्वालिफिकेशन जिसकी कंप्लीट है उस जॉब के लिए वो अपना वेबसाइट पे चेक करके और उसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर देंगे। तो ये मीडिया जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है अपने उसको सर्च करने के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये मैंने थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पहले बताया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और जो भी जॉब पाना चाहते हैं वो अपनी सारी क्वालिफिकेशन, अपना पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, सारी अपनी फिर डॉक्यूमेंट जितने भी है वो वहां पर अब उनकी वो जमा करवा देंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज की नीड है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाते हैं, वहां से लिस्ट निकलवाते हैं अभी कौन कौन किसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, और फिर उनको कॉल कर सकते हैं वो। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो भी एक सोर्स है जहां से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज अवेलेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्लेसमेंट एजेंसीज। ये जो है ये भी एक्सटर्नल सोर्स है। ठीक है, अब जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश होता है, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी जो होती है वो प्राइवेट लोग, अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरा काम क्या है कि मैं लोगों के कांटेक्ट में हूँ और मैं ऑर्गेनाइजेशन के मैं बीच में होगी ना, तो ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास डिटेल भेजेगी कि भी हमें इतनी पोस्ट वैकेंट है और ऐसे ऐसे व्यक्ति हमें चाहिए। अब मेरे पास क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो मेरा काम ही यही है, तो लोग मेरे पास आएंगे कि भाई मुझे मेरा ये क्वालिफिकेशन है और मुझे जॉब चाहिए, तो मैं मैच करूंगी उसके जो ऑर्गेनाइजेशन को जैसा क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति चाहिए, और जो मेरे पास डिटेल्स आई हुई है लोगों की जॉब के लिए जो एप्लीकेशंस आई है, मैं दोनों को मैच करके
ऑर्गेनाइजेशन को वे लोग अवेलेबल करा दूंगी। बदले में फिर ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो प्राइवेट लोग ये इस तरह की एजेंसी खोलते हैं, उनका क्या उद्देश्य है? वो बीच में कमीशन या फिर सैलरी का कुछ ऐसा कर लेते हैं कि हम 1 मंथ की सैलरी आपकी लेंगे, इस तरह की कुछ फीस वो रख लेते हैं, दोनों तरफ से, उस एम्प्लॉयर से भी और एम्प्लॉई से भी। तो बीच में ये एक कड़ी का काम करती हैं। तो प्लेसमेंट एजेंसीज तो प्राइवेट लोगों के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती हैं, और जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है उसको। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। These days, management consultants are available in the market. These firms are experts in the recruitment of middle level and top level executives. अब बात आ जाती है थोड़े अच्छे लेवल की, यानी कि टॉप लेवल पे और मिडिल लेवल पे जब अपॉइंटमेंट करनी है, तो उसके लिए तो फिर और ज्यादा एक्सपर्ट बंदे चाहिए हमें। तो जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल के लिए जो हमें रिक्रूटमेंट करनी है, भर्ती करनी है, लोगों को लगाना है, उसके लिए क्या अवेलेबल है हमारे पास? मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इनका काम भी क्या होता है? जैसे आपका ये ऊपर था 5th पॉइंट में प्लेसमेंट एजेंसीज, तो ये प्लेसमेंट एजेंसीज जो है, ये सभी तरह के लोगों को उसमें अपॉइंटमेंट करवाने का काम करती है, चाहे वो लोअर लेवल पे हो, चाहे वो मिडल पे हो। लेकिन मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होते हैं, उनका काम क्या है? सिर्फ टॉप और मिडिल लेवल के जो मैनेजरियल लेवल है, उनकी पोस्ट को फिल करवाने का ये काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद है कैंपस रिक्रूटमेंट। जैसे कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है, तो कंपनीज सीधे वहां जाती है कैंपस में, और जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके इंटरव्यूज वगैरह लेकर वो वहीं से उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो और उनका पैकेज वहीं डिक्लेयर कर देते हैं कि आपको हम इतना पैकेज देंगे, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में काम करें। तो ये होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। अलग अलग कंपनियां, जितने बड़े शहरों में जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, वहां पर कंपनीज आकर और इस तरह की वो एक वो ऑर्गेनाइज करती हैं, और उसमें इंटरव्यू वगैरह लेती है बच्चों का, और जो बच्चा जैसा लगता है तो बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस उनको देती है। तो ये होता है कैंपस रिक्रूटमेंट, स्कूल या कॉलेज के कैंपस से लोगों को भर्ती कर लेना, बच्चों को। फिर है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो रिलेशन है, अगर वो अच्छा है, ठीक है, तो मान लीजिए मैनेजर जो है, वो अपने जो उसके अंडर काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उनका अच्छा रिलेशन है दोनों के बीच में, तो जब वो एम्प्लॉय मैनेजर को कहेगा कि आप भी मेरी जानकारी में वो फलाना व्यक्ति है, उसकी जो है क्वालिफिकेशन भी बहुत बढ़िया है, आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये एम्प्लॉय ने रिकमेंड किया मैनेजर को, तो मैनेजर क्या कर सकता है? उसको अपॉइंट कर सकता है। ये भी एक सोर्स है जहां से एम्प्लॉय अवेलेबल हो जाते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जो लेबर है, वो ऊपर देखा था हमने कि वहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दरवाजे पर वो लगा देते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं? जो ये भी एक लिंक होता है किसके बीच में? जो लेबर जिन्होंने काम करना है और जो मैनेजर है जिसको वो लेबर चाहिए, तो बीच में कौन हो गया? लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ये लेबर के टच में भी है और मैनेजर के टच में भी है। तो मैनेजर इसको लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है भी मुझे इतने लेबर चाहिए, इतने जो कर्मचारी हैं वो आज चाहिए मुझे मशीनों पर काम करने के लिए, ठीक है। या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, रोड कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, वहां पर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो, क्योंकि बिल्डिंग में और रोड के कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, तो वहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, उनकी नॉलेज में बहुत सारे वो होते हैं लोग। तो मैनेजर जो है वो सीधा लेबर कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करेगा, भाई इतने लोग चाहिए काम करने के लिए। तो ये भी एक सोर्स है जिससे कर्मचारी उपलब्ध हो पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेलीकास्टिंग। अब ये कह रहे हैं जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेलीकास्ट करती हैं अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट, भाई हमें इतने व्यक्ति चाहिए, ठीक है, अपनी वैकेंट पोस्ट कितनी है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसका टेलीकास्ट ये करते हैं, ठीक है। और कितना रेम्यूनरेशन दिया जाएगा? रेम्यूनरेशन क्या होता है? जैसे सैलरी होती है ना, सैलरी का सैलरी अलग है, रेम्यूनरेशन अलग होता है। सैलरी में केवल आपकी जो कैश आपको मिलता है उसको सैलरी कहा जाता है। रेम्यूनरेशन में आपकी सब चीजें आ जाती हैं, मतलब जो सैलरी के अलावा अदर बेनिफिट कंपनी देती है आपको, रहने के लिए मकान की सुविधा दे दी, गाड़ी की सुविधा दे दी, ठीक है, आने जाने के लिए आपको नौकर की सुविधा दे दी है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज है उन टोटल मिलाकर सैलरी को और इन बेनिफिट्स को मिलाकर रेम्यूनरेशन बोला जाता है इसको। तो कंपनी ये डिक्लेयर कर देती है पहले भी इतना रेम्यूनरेशन मिलेगा आपको, ठीक है। और ये सारी टेलीकास्ट करती है कंपनी इंफॉर्मेशन। तो इसको देखकर फिर जो व्यक्ति इंटरेस्टेड होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वेब पब्लिशिंग में आपका ये आ जाएगा, जैसे मीडिया की हमने बात की थी। वेब पब्लिशिंग क्या होती है कि भाई ये वेबसाइट क्रिएट कर लेती है ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट के लिए और
कैसे होता है ये इंटरनेट के माध्यम से। जैसे आप लोग जब पढ़ लोगे, अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर लोगे, तो आप इंटरनेट पे अब सर्च करोगे कि मुझे मेरी क्वालिफिकेशन क्या, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, monster.com, jobs.com, तो ये बड़ी सारी वेबसाइट है। जब मैं अप्लाई करती थी ना, जब पहले शुरू में जॉब के लिए, तो बड़ी सारी साइट्स हम खोल के देखते थे उस टाइम। तो अलग अलग साइट पे आपको आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो वैकेंसी मिल जाती है। तो इसमें ये है, वेब पब्लिशिंग में वेबसाइट के ऊपर हम इंटरनेट के माध्यम से ही जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अब आ जाते हैं कि मेरिट्स और डिमेरिट्स। जैसे हमने इंटरनल सोर्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़े थे, तो अब हम आ जाते हैं कि जो हमारे एक्सटर्नल सोर्स हैं उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं। पहला, क्वालिफाइड पर्सोनल। जो एक्सटर्नल सोर्स है वहां पर हमें वेल क्वालिफाइड जो एम्प्लॉई है वो अवेलेबल हो पाते हैं, पढ़े लिखे। क्योंकि सोर्स आप देखें कि किसी भी कैंपस में जाके कंपनी अगर उनको लोगों को चुनेगी, एम्प्लॉई को, तो उनकी क्वालिफिकेशन बढ़िया होगी। तो उस टाइम पढ़ रहे हैं, फ्रेश माइंड है उनका, बहुत सारी चीजें, इंटेलिजेंट बच्चे उसको मिल जाते हैं वहां पर। वाइडर चॉइस। इंटरनल सोर्स जो है वहां तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर से ही और कर्मचारियों को लगाना होता है, लेकिन एक्सटर्नल में तो बहुत सारे ऑप्शन है कंपनी के पास। ठीक है, तो जो चॉइस है, जो ऑप्शन है, वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं, ज्यादा चॉइस कंपनी के पास होती है। फ्रेश टैलेंट, ये अभी बताया, कैंपस से जब कंपनी बच्चों को लगाती है, कंपनी कैंपस से, तो उनका जो माइंड है वो फ्रेश हो। अब आज के टाइम पे जैसे आने वाले बच्चे हैं, जो कॉलेज में आप जाओ, उनसे जब आप बात करोगे तो उनको नई नई टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज है, तो उनका जो टैलेंट है, वो इंटेलिजेंस थी, वो फ्रेश है बिल्कुल एकदम से। ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्स से जो टैलेंट मिलता है कंपनी को, कैसे होंगे, फ्रेश टैलेंट मिलेगा। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जब बाहर से जो एम्प्लॉय आएंगे, ठीक है, तो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से लोग काम कर रहे हैं, उनको लगेगा कि भाई ये तो बड़े इंटेलिजेंट है बाहर से जो आए हैं, तो उनको लगेगा भी हमें भी बहुत अच्छा काम करना चाहिए, तो एक कंपटीशन की भावना उनके बीच में आ जाती है। लेस चांसेस ऑफ फेवरिटिज्म। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही अगर चॉइस करनी है, एम्प्लॉय को लगाना है, तो मैनेजर का मान लो कोई जानकार है, उसके बड़े अच्छे रिलेशन है एक व्यक्ति के साथ, तो वो उसको प्रमोट कर देगा, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो रह जाएगा। तो वहां क्या हो गया, बायसनेस होगी, फेवरिटिज्म हो गया। लेकिन जब बाहर से व्यक्ति को लगाया जाएगा, बाहर से व्यक्ति को जानते ही नहीं हम कौन है कौन नहीं है, हम सिर्फ उसके इंटरव्यू लेके, उसका टैलेंट देख के तब हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर फेवरेटिज्म वाली बात खत्म हो जाती है एक्सटर्नल सोर्स में। डीमेरिट्स क्या है इसके, डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। अब जो पहले से व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके बीच में डिससेटिस्फेक्शन, यानी वो असंतुष्ट होते हैं कि भाई हम इतना अच्छा काम करें, इतने सालों से काम करें, हमें प्रमोशन दी नहीं, बाहर से व्यक्तियों को लगा लिया। वो स्टाफ जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता जो पहले से काम कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा ये है कि लेंथी प्रोसेस, इसमें काफी टाइम लग जाता है। एप्लीकेशन मंगवाएंगे, उनमें से सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे, पूरी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इंटरव्यू भी 2 बार लिया जाएगा, मेडिकल चेकअप होगा, रेफरेंस चेकिंग होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये लेंथी प्रोसेस है, काफी टाइम लगता है इसके अंदर। कॉस्टली प्रोसेस, जब ऑब्वियसली इतने स्टेप्स को पूरा करना पड़ेगा तो उसमें खर्चा भी आएगा, तो ये कैसी प्रोसेस है, कॉस्टली। चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। अब बाहर से व्यक्ति को चुन रहे हैं, हम तो नहीं जानते वो व्यक्ति कैसा है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि गलत व्यक्ति चुना जाए, तो चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। उसके बाद इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। अब इसमें दिया हुआ है, व्हेन एम्प्लॉइज आर कन्विंस्ड दैट दे विल नॉट बी एबल इन ए पोजीशन टू गेट एनी प्रमोशन इन फ्यूचर। अगर जो लेबर है उसको लगता है कि फ्यूचर में हमें कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाली, चाहे हम कितना भी काम कर ले, हमारी जॉब सिक्योरिटी नहीं है और हमें प्रमोशन भी नहीं मिलनी, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में टिकते ही नहीं है, वो छोड़ के चले जाएंगे। तो लेबर टर्नओवर का मतलब जब लेबरर जो है वो छोड़कर चली जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो यहाँ ऐसे चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है।